आज हम लोग सीए इंटरमीडिएट का आरटीपी जो जनवरी 2026 एग्जामिनेशन का जो आरटीपी आया है, आज आरटीपी का डिस्कशन करेंगे। अगर 2 क्लास लगेगा तो आज आधा और अगले दिन फिर आधा कर लेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक भी नया क्वेश्चन नहीं है, सब रिवीजन करने के लिए है। रिवीजन टेस्ट पेपर नाम भी है, आरटीपी रिवीजन जैसा ही है। मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, मेरे साथ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। गैसेस लिमिटेड is installing a 2000 kilometer long gas pipeline for distribution of gases. Project is a qualifying asset as per Ind AS 16. लिखना चाहिए था as per Ind AS 23, but ठीक है। For this purpose it नहीं, एज पर इंड एस 16 ठीक ही तो बोला, एज पर एस 16। मेरे से वो इंड एस वाली कहानी घूम जा रही है, तो अगर कभी इंड एस का नंबर आ जाए तो आप घबराना मत प्लीज। फॉर दिस पर्पज इट बोरोड फंड्स ऑफ 700 lakhs एट ए सब्सिडाइज्ड रेट्स एंड हैज टू पे एनुअली एन इंटरेस्ट ऑफ 70 लाख रुपया। तो देखने से लग रहा है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बोरोइंग कॉस्ट है, तो सीधा सीधा कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। द कंपनी हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड अनयूज्ड फंड्स एंड इज अर्निंग एन इनकम ऑफ 7 lakh एनुअली। During the next year, the company used all the funds and no income is now being earned. तो पहला साल में सिर्फ इन लोग इन्वेस्ट कर पाया, अगले साल से इनका इन्वेस्टमेंट इनकम कम हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट होना बंद हो गया। आगे ड्यूरिंग द ईयर 5, यहां पे एक थोड़ा सा टाइपो एरर है। ड्यूरिंग द मिडिल वर्ड यहां पे होना चाहिए, एग्जाम में रहेगा, चिंता मत करना। The company completed one stretch of 100 kilometers which is operational between 2 points and is capable of intended use. तो इतने का कैपिटलाइजेशन हम लोग बंद कर देंगे। वैसे ध्यान रखना 2000 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 100 किलोमीटर ही अभी कंप्लीट हुआ, पूरा असेट क्वालिफाइंग असेट पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जितना कंप्लीट हुआ वो यूजेबल है, तो उतना पोर्शन का कैपिटलाइजेशन बंद करना पड़ेगा। क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहला वाला। For the year 1, how much borrowing cost can be capitalized? The answer is 63 lakhs. Sir, क्यों? 70 will be capitalized, 7 will be deducted, तो net will be 63 which will be capitalized. For the year 2, how much borrowing cost will be capitalized? Answer is 70 lakhs. क्योंकि अब इनकम और अराइज नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टिबल सरप्लस कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, for the year 5, how much borrowing cost will be expensed? तो अब आप ये समझ लो कि पहले सारा ही कैपिटलाइज करते थे 70 का 70 लाख, अभी 1/20, क्योंकि 100 किलोमीटर कंप्लीट हुआ तो प्रोपोर्शनेट ही करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है? तो 2000 किलोमीटर में 100 किलोमीटर मतलब 5%। तो आप ये समझ लो 70 लाख का बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करते थे, इसका आप 5% निकाल लो, बिकॉज 5% ऑफ द असेट इज फिनिश्ड। आप ये समझ लो ना 20 असेट था, 100 किलोमीटर का 20 ठो असेट था, उसमें से एक असेट कंप्लीट हो गया है कि नहीं? तो 70 का 5% इज 3.5 लाख रुपीज जो है वो आपको P&L में डालना पड़ेगा। एकदम प्रैक्टिकल है, सिंपल प्रैक्टिकल सम है। एंड लास्ट, for the year 5, how much borrowing cost can be capitalized? तो the answer is 70 minus 3.5, क्योंकि ये P&L में चला जा रहा है, असेट बन के कंप्लीट हो गया, तो 66.5 will be capitalized। तो इन्होंने ना आरटीपी में सोल्यूशन वैसे करके नहीं दिया, इन्होंने ऐसे करके सोल्यूशन दिया। देखो, ए का आंसर 3 है, ए का आंसर 3 है, करेक्ट। बी का हमारा आंसर 1 है, हाँ बी का आंसर 1 है, करेक्ट। सी का आंसर 3 है, सी का आंसर 3 है, करेक्ट। और डी का आंसर 2 है, हाँ डी का आंसर 2 है। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन, जो उसको बेसिक बोरोइंग कॉस्ट भी A16 में पढ़ा हुआ है, वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। और क्योंकि बोरोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल था, तो सारा ही इंटरेस्ट असेट के साथ जुड़ने वाला था, जस्ट जो असेट कंप्लीट हुआ उसका बोरोइंग कॉस्ट PL में जाने वाला था, तो झमेला क्वेश्चन में था ही नहीं। अगला क्वेश्चन, अ डीलर इन मशीनरी Shakti Equipment Private Limited
leased out one of its machine to Delta Tools on a 3-year operating lease. The machine was given on annual equal lease rental and dealer wants to earn 20% margin on the cost. The cost of the machine was 3 लाख, तो उसको 3,60,000 का रिकवरी चाहिए 20% जोड़ करके, और द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years और टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट इज दिस. अब इसमें देखो ये जो 3 साल है ना बेटा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इतना हम भाड़ा पे लगाएंगे और ये हम लोग खुद प्रोडक्शन में लेंगे या हो सकता है किसी दूसरे को बाद में भाड़ा पे लगाएंगे. तो अगर मैं ये टोटल प्रोडक्शन को ऐड करूं ना, माने मेरे को कितना रेंट लेना है उसका अगर मैं ऐड करूं तो 50, 60, 40, 65 और 85, ये टोटल आ रहा 300. और लीज पीरियड का अगर मैं आउटपुट ऐड करूं ना तो 50, 60 और 40 मींस 150. तो पहले 3 साल में आउटपुट 150,000 यूनिट आएगा, आखिरी 2 साल में आउटपुट 150,000 यूनिट्स आएगा, टोटल मिला के 300 यूनिट आएगा. तो आधा आधा समझ लो बटना चाहिए. तो 3,60,000 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 300, ये हम लेसी से लेंगे. अगर हम लेसर है तो ये हम लेसी से भाड़ा के रूप में ले लेंगे क्योंकि मेरे को 20% ये दे देगा. और आखिरी 2 साल का जो हम जब किसी और को भाड़ा पे देंगे तो उससे बाकी आखिरी 2 साल में इक्वल ले लेंगे 150 डिवाइडेड बाई 300. तो ये आंसर आ रहा है बेटा 1,80,000. 1,80,000 हम 3 साल में लेंगे तो 60,000 का मेरा एनुअल लीज रेंटल होने वाला है. मांगा क्या देखते हैं. अंडर द लीज एग्रीमेंट Delta Tools Limited will use the machine for 3 years and then return it to Shakti. The dealer recognizes revenue as per AS 9. Since the transaction is for revenue from services of lease rental, you are required to compute the amount of annual lease rental that will provide the dealer 20% profit on margin. तो हम लोग कर ही लिए 20% प्रॉफिट ऑन मार्जिन का कहानी. तो अच्छा यहां भी लिखा है, दोबारा भी यहां भी लिखा है. तो मेरा 60,000 का आंसर आया. 60 है चॉइस, ये रहा 60,000 का आंसर. 2 में बी इज द आंसर. हाँ तो 2 में बी इज द आंसर. कैलकुलेशन का लॉजिक आपको समझाई दिए हम अच्छे से. अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं. 3 नंबर क्वेश्चन लिखता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फैंसी टेरी टॉवल्स, हैड वैल्यूड इट्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, टॉवल का फिनिश्ड गुड्स, एट द रियलाइजेबल वैल्यू विच इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट एंड द एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव. इन्वेंट्री का वैल्यूएशन में प्रॉफिट ऐड किया है और एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव भी ऐड किया है जो मिलने वाला है. मतलब नॉट ओनली रियलाइजेबल वैल्यू बट ऑल्सो द एक्सपोर्ट इंसेंटिव, जबकि एक्सपोर्ट अभी तक हुआ भी नहीं है. हालांकि ये लिखा फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिसीव्ड एंड गुड्स वेर पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट, बट अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर हुआ नहीं है. तो कमेंट करने बोला है. तो ये इस तरह का क्वेश्चन हमारी बुक में भी है. सारे ही क्वेश्चन बुक में है, बट इसकी कहानी है कि आप इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करोगे. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. सो यूजिंग जस्ट रियलाइजेबल वैल्यू इज इनकरेक्ट. 2 सेकेंड पॉइंट, only some inventory like agricultural produce, mineral ores are valued at net realizable value and they are exceptions. But here you are manufacturing terry towels, which is towel, which is not coming under agricultural produce. So you cannot use the realizable value concept for valuing the inventory. तो cost पे value होना चाहिए. ये पहला aspect. दूसरा aspect कि भाई एक्सपोर्ट इंसेंटिव को आप कैसे इन्वेंट्री में ऐड कर लोगे. ये तो मिलने वाला है, आपको इनकम में लिखना है. अभी कैसे, एक बार बिक तो जाने दो माल, बिक जाने के बाद इनकम में लिख लेना. अभी से इन्वेंट्री बढ़ा करके प्रॉफिट आप कैसे लिख सकते हो. तो आंसर इज, ये लोग जो काम कर रहे हैं वो रॉन्ग है. और 3 एस्पेक्ट आपको जो लिख करके आना है जो मैंने आपको बताया. तो पहला उन्होंने देखो एग्रीकल्चरल आउटपुट के बारे में बोला, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बारे में, और टेरी टॉवल एग्रीकल्चरल क्रॉप में फॉल नहीं करता तो उसके बारे में लिखा. सो रियलाइजेबल वैल्यू लेना नहीं चाहिए. फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के बारे में लिखा कि एक्सपोर्ट का सेल तो हो जाने दो, फिर इनकम में ले लेंगे. तो ठीक है, कवरेज एरिया अपना परफेक्ट है. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. 4 नंबर क्वेश्चन. एक एक फैक्ट पढ़ते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे. यू आर द अकाउंटेंट ऑफ जेनिथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, a company engaged in the manufacture and sale of consumer products.
across India. The company has its corporate office in Mumbai and an extensive network of stockists and distributors throughout the country. You are preparing the financial statements for the year ended 31 March 2025. After the close of the year, okay, accounting standard 4, event occurring after the balance sheet date. The following significant events and accounting considerations came to light. Fire accident. On 10 April, major fire broke out at the company's warehouse, resulting in destruction of uninsured stock worth 10 lakh. However, company managed to recover salvage value of rupees 2 lakh. अगला साल फायर लगा, इस साल कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. हां, इतना बड़ा इवेंट है ना, क्योंकि 8 लाख रुपए के आसपास का लॉस है, तो अगर आपका गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होता तो उसको ढंग से कंसीडर कर लीजिएगा. और तीसरा बात, नॉन एडजस्टिंग इवेंट होने के बावजूद डिस्क्लोजर तो बनता है. आंसर इंस्टीट्यूट का देख लेते हैं. पहला, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि लॉस मटेरियल है तो डिस्क्लोजर जरूर बनता है. हालांकि उन्होंने गोइंग कंसर्न के बारे में क्वेश्चन नहीं उठाया, बट डिस्क्लोजर बनता है, ये वाला बात इन्होंने लिखा. आप गोइंग कंसर्न पे भी क्वेश्चन कि गोइंग कंसर्न भी कंसीडर किया जाना चाहिए, ये लाइन भी लिख के आना. इन्होंने लिखा नहीं है, वो छूट गया, समझ लो इनसे. अगला क्वेश्चन, लीगल क्लेम. ऑन 18 अप्रैल ए पार्टी फाइल्ड ए लॉ सूट against the company alleging that one of its advertisement was misleading and causing damage to the customer. Suit is 20 lakh रुपया. Again, non-adjusting event. क्योंकि 18 अप्रैल को जाकर के हमारे अगेंस्ट में सूट फाइल हुआ है. कब का एडवर्टाइजमेंट है, क्या चीज का कहानी है, कुछ भी कहीं पे लिखा हुआ नहीं है. डिस्क्लोजर जो बनता है वो बनता है. नॉर्मल डिस्क्लोजर आप लोग जो देंगे, भाई ऐसा ऐसा हमारे अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, वैसा ही कंटिंजेंट लायबिलिटी जैसा डिस्क्लोजर एक बनता है, वो आप दे दीजिएगा. लॉ सूट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बिकॉज इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एडिशनल एविडेंस अबाउट द कंडीशंस एग्जिस्टिंग प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट. हाउएवर, कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला डिस्क्लोजर जरूर दे दीजिएगा. दे देंगे आगे. नॉन एडजस्टिंग इवेंट का जब डिस्क्लोजर देंगे ना, तो कंटिंजेंसी अपने आप ही डिस्क्लोज हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन, चेक इन हैंड. जेनिथ स्टॉकिस्ट लोगों को माल बेचता है. ईयर एंड अकाउंटिंग में कंपनी जितने भी चेक कंपनी को 31 मार्च के डेट के मिलते हैं, वो चेक इन हैंड करके लिख लेता है, ट्रेड रिसीवेबल को रिड्यूस कर देता है. चेक को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाता है. मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चेक्स कलेक्टेड बाय द मार्केटिंग पर्सोनेल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द स्टॉकिस्ट ऑन और बिफोर 31 मार्च फिजिकली इन द कंपनीज पोजेशन. हाँ, तो इसको दिखाओ, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. राइट है. चेक इन हैंड को माने एक करेंट असेट गिरा के दूसरा करेंट असेट को बढ़ा के दिखा देना चाहिए. नेक्स्ट, चेक सेंट बाय स्टॉकिस्ट थ्रू कुरियर ऑन और बिफोर 31 मार्च बट रिसीव्ड बाय द कंपनी इन अप्रैल. नहीं, इसका आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, ट्रेड रिसीवेबल में ही दिखाना पड़ेगा. देखते हैं आंसर. पहला वाला, ये पहला वाला, check collected should be adjusted in the books by reducing trade receivable and recognizing cash and cash equivalent. पहला वाला राइट है हम लोगों का. दूसरा वाला, थ्रू कुरियर, भले चेक 31 मार्च या पुराना डेट का हो, लेकिन क्योंकि हम लोगों को मिला नहीं है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट की तरह ट्रीट होगा. हम लोगों को ट्रेड रिसीवेबल की तरह ही दिखाना पड़ेगा. एंट्री हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते. सच चेक्स विल बी अकाउंटेड फॉर इन दी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. सो इट्स परफेक्ट. आंसरिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं. नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटेंट है बेरिल लिमिटेड का, कुछ आइटम नीचे दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, प्रायर पीरियड आइटम है या ऑर्डिनरी आइटम्स है. अब मेरी प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारा ऑर्डिनरी आइटम, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज ऑल्सो एन ऑर्डिनरी आइटम, नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग. चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट भी बहुत ऑर्डिनरीली होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा, पूरा तो नहीं बोलूं, थोड़ा सा वेग है, और जहां मेरे को 2 लिखना होगा ना, 2 में जो सुइटेबल होगा वो लिखूंगा मैं। नॉन प्रोविजन फॉर सैलरी ऑलरेडी ड्यू इन अर्लियर ईयर, मिस्टेक है, प्रायर पीरियड आइटम। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटरप्राइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कभी कभी होता है और पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम फॉर द एम्प्लॉइज ऑर्डिनरी आइटम है, नॉर्मल पीएल में एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा। चेंजेस इन द रिजर्व फॉर ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट है, और ऑर्डिनरी आइटम भी है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट। सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन केसेस ऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम। 7 एग्जाम्पल थे, उसमें ये एक था। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम। उसी एग्जाम्पल का दूसरा एग्जाम्पल है चेंजेस फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। गवर्नमेंट सैंक्शनड ग्रांट इन द करेंट ईयर फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और ये एज पर एज 5 नहीं, एज पर एज 12। पुराना पास्ट लॉसेस या पास्ट एक्सपेंस के लिए जब भी ग्रांट मिलता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के रूप में ट्रीट करना चाहिए, ऐसा एज 12 ने बोला था। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर हम लोगों से क्या क्या मैच करता है। इसमें एक आध 2 एरर है इंस्टीट्यूट का, आप देख लीजिएगा। प्रायर पीरियड आइटम परफेक्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम परफेक्ट है, पहला दूसरा ठीक है, तीसरा ऑर्डिनरी आइटम ठीक है, चौथा चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट ठीक है, पांचवा ऑर्डिनरी आइटम ठीक है, छठा लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, मैंने बोला ऑर्डिनरी आइटम ऑफ एक्सेप्शनल नेचर, इन्होंने बोला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम विथ सेपरेट डिस्क्लोजर। आई डिसएग्री, इट इज एन ऑर्डिनरी आइटम विच रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर, एक्सेप्शनल आइटम बोलते हैं हम लोग इसको। कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में जाना, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी परफेक्ट। और पुराना साल में कोई खर्चा किए थे उसके लिए आज हमको ग्रांट अगर मिलता है तो हमारा प्रायर पीरियड आइटम कैसे हुआ, वेयर इज माई मिस्टेक, आई डिड नॉट डू एनी मिस्टेक, वेयर इज माई मिस्टेक। सो इस पे हम एकदम भी अग्री नहीं करेंगे। हाँ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है एज 12 के हिसाब से। तो 2 एरर है आउट ऑफ 8 ICAI का। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या आंसर लिखोगे अगर एग्जाम में आ गया तो। मेरा मानना हम लोग जो बोले हैं वही लिखो। आगे 6 नंबर क्वेश्चन। बेस्ट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। A few days back it received a notice from GST department raising a demand of GST of 2,50,000. Recently Best Limited paid the demand in the books and payment is recorded as an extraordinary expenditure. Sorry, no, it is an ordinary item. सेल करोगे जीएसटी अराइज होगा, जीएसटी अराइज होगा, डिमांड होगा, आप पे नहीं किए होंगे, उन्होंने डिमांड किया, आप पे करो, पीएल में डालो। वेदर दिस पेमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नो। तो इसमें आप पहले ऑर्डिनरी आइटम का डेफिनेशन दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का डेफिनेशन लिखो, नहीं क्या? ऑर्डिनरी आइटम का डेफिनेशन क्या है? आइटम ऑफ दोज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस विच अराइज इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का क्या डेफिनेशन है? दोज विच आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर आप सेल के बारे में बताओ, सेल के ऊपर जीएसटी लगता है ये बताओ, और जीएसटी क्योंकि सेल ऑर्डिनरी एक्टिविटी है तो जीएसटी भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। डिमांड आया, डिमांड आएगा ही, आपने लेस पेमेंट किया होगा या आप बिल्कुल जीएसटी में रजिस्टर नहीं किए होंगे, तो डिमांड आया तो ऑर्डिनरी आइटम की तरह प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो सारा बात लिखा उन्होंने, थोड़ा सा कम लिखा, जो मैंने जितना बात बोला आप वो सब सारा लिखो। ये देखो ऑर्डिनरी एक्टिविटी के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का डेफिनेशन दिया, इन्होंने ऑर्डिनरी का नहीं दिया। फिर बोला ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है तो जीएसटी भी ऑर्डिनरी है। फिर इन्होंने बोला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानना इसको करेक्ट नहीं है, हाँ ऑर्डिनरी मानेंगे तो एज पार्ट ऑफ P&L ऑर्डिनरी एक्टिविटी में डिस्क्लोज कर दीजिए। रिकॉग्नाइजिंग सच पेमेंट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इज कॉन्ट्ररी टू AS5। सो परफेक्ट, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया आपके साथ, आंसर एग्जैक्टली वैसे का वैसा है। अगला क्वेश्चन, सेम सम विथ चेंज इन फिगर्स, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया, मैं एक बार और कर लेता हूं।
ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज एंटर्ड इनटू अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 18,000 लाख टू कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज फॉर 3 years टाइम। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में वेरिएशंस भी है जो रेवेन्यू एंड कॉस्ट को इंपैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्टर डिटेल्स दे रहा है और प्रॉफिट पता करने बोल रहा है। समरी दिया हुआ है। इनिशियल रेवेन्यू, मैं फर्स्ट ईयर का बात कर रहा हूं। कॉस्ट इनकर्ड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो रेवेन्यू से एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कर दोगे तो परसेंटेज वर्क डन पता चल जाएगा। एक स्टार है, ये वाला स्टार पहला वाला, उसमें लिखता है 200 लाख रुपया मटेरियल एट साइट का इसमें इंक्लूडेड है, तो वो कॉस्ट में लिया नहीं जाता, तो हम माइनस करके इसको 12136 कर देंगे। और यहां वाला 200 के बारे में 16,200 के बारे में लिखा है, इसमें 200 लाख उस मटेरियल का जो ब्रॉड फॉरवर्ड है उसको इंक्लूड नहीं किया है, तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज भी तो खर्चा हो गया होगा अभी तक, तो इसको हम 16,400 कर देंगे। लिखता था वेरिएशन इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन ईयर 2 हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। तो प्राइस वेरिएशन को रेवेन्यू में लेना है सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। यूजिंग द प्रोविजंस ऑफ AS7, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L ईयर वाइज बना के दो। एक्सपेंस जो PL में जाएगा ईयर वाइज बना के दो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ईयर वाइज बना के दो। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर वाइज बना के दो। स्टेटमेंट बना देंगे ना, उसमें सभी कुछ आ जाएगा। तो सर कैसा स्टेटमेंट बनाओगे, मैं आपको यहां पे बना के देता हूं। फर्स्ट ईयर का टोटल रेवेन्यू 18,000 है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1900 है, दिख रहा है, माइनस कर देंगे तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगा 16,100। कॉस्ट इनकर्ड दिया हुआ है डेटा 4186, इससे इसको माइनस कर देंगे तो फर्दर कॉस्ट आ जाएगा, बिकॉज कॉस्ट इनकर्ड और फर्दर कॉस्ट मिलाते हो तो टोटल कॉस्ट आता है 11,914। ये एक पोर्शन ऑफ वर्किंग हो गया। अब आप निकालोगे परसेंटेज वर्क डन, जो कॉस्ट इनकर्ड और टोटल कॉस्ट का रेशियो होगा 4186 डिवाइडेड बाई 16,100, जो निकला 26%। फिर आप जो रेवेन्यू 18,000 का उसका 26% मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फर्स्ट ईयर का एक इनकम आ जाएगा PL में जाने वाला, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, जो आपसे मांगा है सबसे पहला में। और एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड भी आपके पास है, जो ऊपर में है 4186, माइनस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 4680 माइनस 4186, दैट इज 494। इस तरह से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को क्यूमुलेटिवली बनाओगे। मैं एक बार फर्स्ट ईयर का आंसर चेक कर लेता हूं। 4680 हम लोग का था ना, 4680, हाँ ये रहा 4186 प्रॉफिट 494। परफेक्ट है। वर्किंग दिखाया देखो, ये रहा रेवेन्यू, नहीं ये फर्स्ट ईयर में कहां है, ये फर्स्ट ईयर का नहीं, ये सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर में इतना ही डेटा दिया है, फर्दर कॉस्ट का डेटा नहीं दिया इन्होंने। फर्दर कॉस्ट मेरा था 11,914, मांगा तो था, वो दिया क्यों नहीं 11,914? इन्होंने नहीं दिया, लेकिन 11,914 मांगा है उन्होंने। देखो क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो उसका तो आंसर 11,914 है। इंस्टीट्यूट ने आंसर ही नहीं निकाला। 16,100 माइनस 4186 क्यों नहीं निकाला भाई? 11,914 कहीं नहीं है। ये तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है। यहां देखें, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो वो नहीं निकाला। एक आंसर उनका मिसिंग रह गया है, बाकी 3 आंसर जो है अपने साथ मैच कर रहा है। उन्होंने मांगा था रेवेन्यू, एक्सपेंस, PL, फर्दर वाला वो नहीं निकाल करके दिया। सर सेकेंड ईयर कैसे निकालेंगे? ये हो गया 18,400, बिकॉज इंक्लूड हो गया वो वेरिएशन भी।
प्रॉफिट है 2000, तो 2000 माइनस कर दो। टोटल कॉस्ट आ गया 16400। कॉस्ट इनकर्ड है 12136। ये क्यूमुलेटिव याद रखना, 12136। 12136 में 16400 माइनस कर दो तो 4264 इज फर्दर कॉस्ट, जो उन्होंने मांगा और इंस्टीट्यूट ने आंसर नहीं दिया, हम दे रहे हैं। फिर 12136 डिवाइडेड बाई 16400, 74% इज द वर्क डन। अब रेवेन्यू कैसे निकालेंगे याद करो, क्यूमुलेटिव बेसिस पे 18400 टोटल है, इंटू 74% कर देंगे तो 2 साल का रेवेन्यू निकलेगा, माइनस पिछले साल का रेवेन्यू 4680 माइनस कर देंगे तो आंसर आया 8936। वैसे खर्चा में देखो 12136 क्यूमुलेटिव है, 4186 माइनस कर देंगे तो 12136 माइनस 4186 इज 7950। तो 7950 माइनस कर दिए तो अपना आंसर आ गया 8936 माइनस 7950 986। तो ये 3 तो कम से कम चेक कर लें इंस्टीट्यूट से। आ जाओ, कहां है सेकेंड ईयर का, ये रहा 8936, हम लोग का वही है ना, कहां है हम लोग का 8936 7950 986 7950 986। फर्दर कॉस्ट वो निकाला नहीं है, हम लोग तो निकाल रहे हैं भाई अच्छे से। तो सर थर्ड ईयर का कैसे करेंगे? थर्ड ईयर में माई वर्क डन इज 100%, बिकॉज काम कंप्लीट हो गया। तो थर्ड ईयर में इधर में थोड़ा दाहिना तरफ जगह बना देता हूं। मेरा टोटल रेवेन्यू 18,400, एक मिनट, हाँ थर्ड ईयर मेरा टोटल 18,400 ही है। मेरा प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन पेपर में? मेरा प्रॉफिट दिया है 2000, तो मेरा टोटल खर्चा 16,400 है और 16,400 हम इनकर भी कर चुके हैं। फर्दर कॉस्ट 0 है, परसेंटेज वर्क डन 100% है। तो ये पूरा बेकार है, बेकार मतलब पता ही था 100% है। तो रेवेन्यू हम कितना लिखेंगे, 2 साल का, 3 साल का 18,400 है, 3 साल का मिला के उसको माइनस कर दो 18,400 माइनस फर्स्ट ईयर 4680 माइनस सेकेंड ईयर 8936, तो मेरा 4784 इज द रेवेन्यू थर्ड ईयर। और खर्चा 16,400 का खर्चा है, माइनस 4186 माइनस 7950 4264 का खर्चा है, एक्सपेंस टू बी ट्रांसफर टू P&L। और नेट प्रॉफिट आएगा 4784 माइनस 4264 4784 माइनस 4264 520। तो ये 2 ही चेक करने लायक डेटा हमारे पास, 3 डेटा है। आ जाओ ICAI के आंसर से चेक करते हैं। 4784 4264 520, ये देखो 4784 4264 520। हाँ, इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा नहीं समझ में आने लायक है। हम लोग जैसे आपको क्लास में बनवा के दिए हैं, आप उस तरह से एग्जाम में बना के आना। ये थोड़ा सा क्लमजी तरीके से बनाया, हम लोग इजी तरीके से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इजी है सब कुछ। आरटीपी में क्या एक बार रिवीजन हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसा आरटीपी दिया है, बाई चांस कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो बना देंगे ना। क्लास लिमिटेड रियल इस्टेट डेवलपर engaged in residential and commercial projects in the financial year 2025 company purchased a unit of land 225 करोड़। तो नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, नॉर्मल एक्सपेंस और इन्वेंट्री है। एक्सपेंस और इन्वेंट्री मतलब पेमेंट फॉर परचेज ऑफ लैंड है, तो परचेज बोल करके एक्सपेंस डेबिट होगा और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा। अगर पीएल में बोल रहा हूं, मतलब नो P&L विल बी बुक्ड अगर इन्वेंट्री पड़ा है बैलेंस शीट में। तो intending to develop a complex within a few months of acquisition due to strategic decision to reallocate the resources to another project and take advantage of favorable market conditions, it sold the land at 360 करोड़। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज, सेल, प्रॉफिट, सिंपल, सब कुछ ऑर्डिनरी है। द कंपनी मेंटेन प्रॉपर बुक्स, ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज, सब कुछ हो गया। कैसे रेवेन्यू लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट में बताओ? पूरे 360 लाख को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑर्डिनरी एक्टिविटी बोल करके सेल्स लिखेंगे
उस साल में सेल लिखेंगे जिस साल में हमने लैंड सेल किया। इसमें सेल का डेटा सेल का डेटा तो दिया है, साल वाल कुछ भी नहीं बताया। एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और नेट प्रॉफिट माने 360 माइनस 225 को प्रॉफिट बोल करके रिकॉर्ड करेंगे। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, नॉर्मल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, रेवेन्यू का डेफिनेशन दे दिया। बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी करते हैं तो सेल ऑफ लैंड ऑर्डिनरी एक्टिविटी में आता है, लिख दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में ट्रीट नहीं करना है क्योंकि हम लोग का धंधा ही यही वाला है। तो बोला पूरे 360 करोड़ को सेल लिख दो। मैं तो बोलूंगा एक लाइन और बनाना, सेल 360, परचेज 225, नेट प्रॉफिट 135। ब्यूटीफुल। ये साथ में बना के आना, ये इन्होंने नहीं बनाया, आप बाकी जो लिखा लिखा वो लिखना, ये साथ में बना के आना। चलो 9 नंबर क्वेश्चन। Zenith Limited is a medium-sized manufacturing company engaged in the production of precision industrial components. Has provided the following details of its fixed assets. Calculate depreciation for each year. Only for 24-25, एक साल का 24-25 in accordance with AS10. 1 अप्रैल 2020 को मशीन खरीदे 10 लाख में, यूजफुल लाइफ 5 साल, रेसिजुअल वैल्यू 10 लाख, तो डिप्रीसिएबल अमाउंट 0। 10 में खरीदे, 10 ही रेसिजुअल वैल्यू है, तो सर डिप्रीसिएशन होगा ही नहीं, डिप्रीसिएशन 0 निकल रहा है, क्या करें? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, तो इसका डिप्रीसिएशन 0 निकला, ये रहा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी ओन से पीस ऑफ लैंड 50 लाख में खरीदा, फैक्ट्री ऑपरेशन में यूज कर रहा है। लैंड बीइंग ए नॉन डिप्रीसिएबल असेट, depreciation will be 0, nil, non depreciable asset. थर्ड क्वेश्चन। मशीन कंस्ट्रक्ट किया आपने यूज के लिए, कॉस्ट 5 लाख। 1 अप्रैल 2024 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, यूजफुल लाइफ 10 साल। कंपनी ने कमेंस नहीं किया अभी तक प्रोडक्शन, उससे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है सर। मशीन कंप्लीट, डेप्रीसिएशन स्टार्ट्स। मशीन इज रेडी टू बी पुट टू यूज, इफ द आंसर इज यस, स्टार्ट डेप्रीसिएशन। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, 50,000 इज द डेप्रीसिएशन। ये रहा 50,000 इज द डेप्रीसिएशन। लास्ट क्वेश्चन। अनदर मशीन 50,000 में परचेज किए 2 साल पहले, अप्रैल 2022 में, यूजफुल लाइफ 5 साल, नील रेसिजुअल वैल्यू यानी 10,000 का डेप्रीसिएशन। 1 अप्रैल 2024 को कंपनी को लगा कि अब ये 2 ही साल और चलेगा, 3 चलना था, टोटल 5 साल था, तो 50,000 करके, 50,000 मशीन का दाम था, 10,000 करके 2 साल डेप्रीसिएशन हम दे दिए, 22-23, 23-24 में 10 करके डेप्रीसिएशन दे दिए, तो WDV बचा 30,000। अब ये जो 30,000 बचा ना, और 3 साल चलना चाहिए था, कंपनी को लगता है अब ये खाली 2 साल चलेगा। तो आपको मालूम है नो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट विथ रिगार्ड टू डेप्रीसिएशन। इवन जब आप कॉस्ट मॉडल को रिवैल्यूएशन मॉडल में भी लेकर के जाते हो ना, तभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इसमें कहानी नहीं बनती। तो सर क्या करें? कुछ नहीं, आप 30 को 2 साल में डेप्रीशिएट कर दो, 15,000 करके डेप्रीसिएशन हो जाएगा। ये रहा 15,000, वर्किंग दिखा देना, और क्या। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूं। मेडीवेल हॉस्पिटल लिमिटेड, ए रेप्यूटेड हेल्थ केयर कंपनी ऑपरेटिंग ए चेन ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया, had acquired 40 Doppler machine from USA at a cost of $1,65,100 per unit at the beginning of 22-23। एक्सचेंज रेट 50 रुपया पर डॉलर, तो 1,65,100 इंटू 50 इंटू 40, 3,302 lakhs इज माई परचेज कॉस्ट। तो एक बार आंसर शीट भी देखते चलते हैं या लिखते चलते हैं यहाँ पे, 3,302 lakhs। ठीक है, आगे। एक्विजिशन वाज पार्टली फिनांस्ड बाय गवर्नमेंट ग्रांट। देखते हैं ग्रांट को असेट से लेस करना है या डेफर्ड इनकम में डालना है, क्या बोलता है। सैंक्शन फॉर द परचेज ऑफ मशीन, ग्रांट 5 करोड़ का है, 5 करोड़ माने 500 lakhs। द ग्रांट वाज सैंक्शनड विद अ स्पेसिफिक कंडीशन दैट इन द इवेंट ऑफ चेंज इन द मैनेजमेंट और ओनरशिप द ग्रांट मस्ट बी रिफंडेड। ओके, रिफंडेबल ग्रांट है, ठीक है।
इन अप्रैल 51% शेयर होल्डिंग वाज, कितना साल बाद रे, 22-23 के बिगिनिंग में 1/4/22 को खरीदे थे, 22-23, 23-24, 24-25, 3 साल के बाद 51% ऑफ द कंपनी शेयर होल्डिंग वाज एक्वायर्ड बाय एन ओवरसीज इन्वेस्टर। मैनेजमेंट का कंट्रोल खत्म हो गया पुराने मैनेजमेंट का, तो कंपनी को रिफंड करना पड़ा। तो 500 करोड़ रुपया हम लोग कहां पड़ा, अगर असेट से लेस हुआ तो असेट में ऐड कर देंगे, और अगर डेफर्ड इनकम में डाला हुआ तो डेफर्ड इनकम को पहले खत्म करेंगे, बाद का पीएल में डाल देंगे। देखते हैं क्या किया है। यूजफुल लाइफ 5 साल का, स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन है, और जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लगा उसमें बैंक चार्ज लगा $4000, 50 रुपया करके मल्टीप्लाई कर दो तो 2 लाख रुपया, और 7,500 का फ्रेट लगा एक मशीन का, तो 40 मशीन का 3 लाख और, तो 3302 प्लस 5, 3308। You are further informed that company has not maintained any capital reserve or deferred income account। ग्रांट को लेस करना है, क्लियर हो गया। तो 3302 माइनस 500 प्लस 5, तो अपना मशीन इनिशियल बुक्स में आएगा 2807 पे। इसको 5 साल का डेप्रीसिएशन के हिसाब से 1/5 अगर कर देता हूं मैं, तो 561.4 का डेप्रीसिएशन होगा। 3 साल से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 1684.2 का डेप्रीसिएशन हो जाएगा। तो मेरा WDV बचेगा, माइनस कर देता हूं अगर मैं, 1122.8। 3 साल के बाद ये पोजीशन रहेगी। कैलकुलेशन एरर चेक कर लेंगे। उसके बाद रिफंड हो गया तो मैं ऐड बैक कर दूंगा, तो ऐड बैक कर दूंगा तो मेरा फाइनली 1622.8 का WDV बचेगा 4th ईयर बिगिनिंग में। मांगा क्या देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ मेडिवेल हॉस्पिटल एज अ रिजल्ट ऑफ द रिटर्न ऑफ द ग्रांट इन द लाइट ऑफ इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। तो वही रिफंड ऑफ द ग्रांट विल बी एडेड। इसको सिंपल लिखना है कि रिफंड ऑफ द ग्रांट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन कि जब मिला था ग्रांट तो हमने क्या ट्रीटमेंट डाला था। If at that time we had reduced the cost of the asset, then at the time of refund the WDV of the asset has to go up। फिर ये सारा फिगर निकाल करके दिखाओगे, एक बार हम लोग आंसर चेक कर लें। 3302 इज परफेक्ट, हाँ 5 इज परफेक्ट, 3307 माइनस 500 2807, ब्यूटिफुल। 1684.2 देखें 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 हम लोग का क्या था, हाँ 1684.2, 1122.8, परफेक्ट। डेसिमल हटा दिया, 500 ऐड किया तो 1623, परफेक्ट। सो ब्यूटीफुली इंस्टीट्यूट ने सम को मैनेज किया। हम लोगों का आंसर एकदम ICAI के आंसर से मैच किया। सो देयर इज नो आर्ग्यूमेंट टू मेक, इजीएस्ट ऑफ द सम, थोड़ा सा बड़ा था बट फंटास्टिक। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। मिस्टर रोहन 200 इक्विटी शेयर खरीदा जेटा टेक्नोलॉजी का कम राइट बेसिस पे, साफ लिख दिया कम राइट बेसिस पे। बाद में कंपनी ने राइट दिया 1 पे 1 214 रुपया करके। रोहन ने डिसाइड किया हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, राइट बेच दिया 24,000 का। तो कम राइट खरीदा, एक्स राइट में दाम देखो गिरा कि बढ़ा। अगर एक्स राइट में दाम गिरता है तो जितना पैसा मिला टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन्वेस्टमेंट गिरा देना, बाकी इनकम पीएल में डाल देना। देखते हैं। आफ्टर द राइट इशू बिकेम एक्स राइट, द मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर बिकेम 1,20,000। 1,40 में खरीदे थे, 1,20 हो गया, तो 20,000 का फॉल हो गया। तो टू द एक्सटेंट ऑफ दिस 20,000 का फॉल, रिनाउंसिएशन प्रोसीड्स विल बी क्रेडिटेड टू P&L। रिनाउंसिएशन प्रोसीड्स विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेस्ट ऑफ द रिनाउंसिएशन प्रोसीड ऑफ 4,000 विल गो टू P&L। मांगा क्या? You are required to state the appropriate accounting treatment for the sale of right entitlement and fall in the market of existing shares in accordance with AS 13। तो वही renunciation proceeds to the extent of fall, पहले लिखना if the original shares are bought on come right basis and on their becoming ex right the market price of share has fallen down below cost, then to the extent of such fall the renunciation proceeds will be adjusted with the cost of investment, the balance of the renunciation proceeds will go to P&L। In this case कॉस्ट प्राइस 1,40, मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इश्यू 1,20, फॉल इन द मार्केट प्राइस 20,000, रिनाउंसिएशन प्रोसीड 24,000, एडजस्टेड विथ कॉस्ट 20,000, ट्रांसफर टू P&L 4,000।
देखते हैं क्या लिखा है ये। इन्वेस्टमेंट का वो डेफिनेशन दिया कि कैसे कैसे क्या ट्रीट करना है। फिर 140 हुआ, 140 से 120 गिरा, 20,000 रुपया है। ट्रीटमेंट कहां है? इधर है ट्रीटमेंट। 20,000 रुपया को इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट से रिड्यूस कर दो, 4,000 रुपया को P&L में डाल दो। सिंपल, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, बोरोइंग कॉस्ट। कैन इंटरेस्ट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? यस। सर लिखना पड़ेगा ना कुछ तो? हां, पहले आपको लिखना पड़ेगा कि बोलूं, पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से borrowing cost can only be capitalized, can be added with the cost of the asset only when the asset is a qualifying asset. फिर आपको qualifying asset का definition देना पड़ेगा कि an asset becomes qualifying asset if it takes substantial period of time for getting it ready to be sold or to be used. फिर आपको बोलना पड़ेगा अगर कोई ऐसा इन्वेंट्री है जिसको बन के तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम विच इज मोर देन 1 ईयर लगता है, तो फिर वो इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगी। ये देखो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का भाषण दिया। और इन दैट केस इन्वेंट्री की मैन्युफैक्चरिंग पीरियड तक जो भी ब्याज लगेगा हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, एसेट के साथ जोड़ सकते हैं। फाइनल आंसर 10, इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इफ द इन्वेंट्री इज ए क्वालिफाइंग एसेट। परफेक्टली सब अच्छे से रिवीजन हो रहा है। आइए आज के डिस्कशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? टोटल 12 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए। 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो अगली क्लास में कर लेंगे। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर। थोड़ा सा मेरे को फीवर जैसा फीलिंग है, आवाज भी मोटा मोटा आ रहा होगा, गला बैठा हुआ है। आप अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करो, ये रिवीजन देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।